हेलो गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रहार जीएस में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर बंगाल विजय को पढ़ेंगे। बंगाल विजय को पढ़ने से पहले सबसे पहले समझिए कि बंगाल का लोकेशन कहाँ था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल को ही टारगेट क्यों किया, दूसरा क्षेत्र भी वो चुन सकते थे। दरअसल बंगाल जो था एक समृद्ध प्रदेश रिच स्टेट था। वहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी, वहाँ के किसान काफ़ी अमीर थे, वहाँ जो था सबसे कुशल मजदूर उनको वहाँ मिलता था, सबसे कुशल कारीगर भी उनको वहाँ मिल जाता था। तो अंग्रेज़ों ने इस हिसाब से बंगाल को टारगेट करना शुरू किया और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा आबादी यहाँ पर थी बंगाल के क्षेत्र में। तो इस हिसाब से अंग्रेज़ों ने बंगाल को टारगेट किया। अब सोचने का बात है कि अंग्रेज़ों ने जब बंगाल का टारगेट किया उससे पहले उनकी स्थिति क्या थी और वो किस तरह से इस क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू किया। तो सबसे पहले अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने देखा कि जैसे उत्तर मुगल काल के जितने भी शासक थे वो शासक जो हैं वो कमज़ोर शासक हैं, इनको हराया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने बंगाल को टारगेट करना शुरू किया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मुग़ल शासक जो थे एक फर्रुखसियर के समय में फर्रुखसियर को एक बीमारी थी, गठिया की बीमारी, और उनका इलाज जो है भारतीय डॉक्टर नहीं कर पा रहे थे, उनसे वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों से सलाह लिया, अंग्रेज़ों के डॉक्टर से सलाह लिया। अंग्रेज़ों के डॉक्टर ने उनका इलाज किया और वो ठीक हुए, और ठीक होने के बाद वो काफ़ी खुश हुए। खुश होने के बाद फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया और उन्होंने कहा कि 3000 रुपया वार्षिक कर देकर अंग्रेज़ लोग जो हैं वो बंगाल के क्षेत्र में मुक्त रूप से व्यापार कर सकते। तभी अंग्रेज़ जो हैं वो बंगाल के क्षेत्र में व्यापार करने चले आए। उसके बाद जब व्यापार करने के उद्देश्य से आए तो धीरे धीरे उन्होंने वहाँ की स्थिति को पहचाना। वो जाने कि यहाँ के जो हमको रॉ मटेरियल मिलता है, यानी कि अंग्रेज़ों को अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल मिलता था वो बंगाल के क्षेत्र से मिलता था। तभी अंग्रेज़ समझ गए अगर बंगाल को ही जीत लिया जाए तो इस पर जो भी हमारा कॉस्ट आता है, यानी कच्चा माल खरीदने में जो भी कॉस्ट आता है उसका पूरा का पूरा बचत हो जाएगा। इसके अलावा जो हम यहाँ के सूबेदार को टैक्स देते थे, टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने यहाँ बंगाल के क्षेत्र पर टारगेट करना शुरू किया। तो सबसे पहले सोचिए कि ये रिच स्टेट समृद्ध प्रदेश क्यों था। जब आप बंगाल का पूरा एरिया देखेंगे ये पूर्वी भारत का क्षेत्र था। यहाँ बांग्लादेश है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये सारा ओवरऑल उस समय बंगाल था। अब बंगाल जो है रिच स्टेट होने का कारण ये था कि इसके नीचे जो था एक समुद्री एरिया था जिसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में क्या है कि जब भी खाड़ी प्रदेश में टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ इसके पानी का वाष्पीकरण होगा और वाष्प बनकर वो ऊपर उठती थी और इस साइड स्थलीय क्षेत्र था, ज़मीनी हिस्सा, और वो वाष्प जो है ज़मीनी हिस्से की तरफ चली जाती थी। और जैसे ही टेम्परेचर उधर का टेम्परेचर डाउन होता था वो सारा वाष्प संघनित होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था और फिर बारिश के रूप में गिरती थी। तो मतलब बंगाल को नेचुरल तरीके से सिंचाई का एक उत्तम व्यवस्था था बंगाल के पास, और उसको वहाँ से उसकी सिंचाई की व्यवस्था मिल जा रही थी और इसलिए वहाँ का क्षेत्र जो था काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ था। और इस हिसाब से यहाँ हर प्रकार के फसल, रॉ मटेरियल, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर उपलब्ध थे। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि ये काफ़ी रिच स्टेट है, अगर इसको टारगेट किया जाए तो हमको बहुत बड़ा एक मुनाफा मिल सकता है। तो अंग्रेज़ों ने बंगाल को टारगेट करना शुरू किया। तो जब फर्रुखसियर ने इनको, सबसे पहला लाइन आप इसी को देखेंगे मुग़ल शासक वाला, तो जब फर्रुखसियर ने इनको आदेश दे दिया बंगाल की तरफ आने का तो उस समय बंगाल के जो सूबेदार थे वो मुर्शीद कुली खां थे सबसे पहले। अब मुर्शीद कुली खां को समझिए, 1700 से 1727 तक। दरअसल 1700 ईस्वी में औरंगजेब जो थे वो थे मुग़ल बादशाह। औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को दीवान के तौर पर नियुक्त किया था 1700 ईस्वी में, और ये 1713 तक दीवान रहे। दीवान क्या होता है, जो टैक्स वसूल करने वाले अधिकारी होते हैं उनको उस समय दीवान कहा जाता था। तो ये 13 तक दीवान रहे और 13 से 27, 1727 तक ये सूबेदार रहे। तो हमने पूरा ओवरऑल लिख दिया 1700 से 1727। आप लोग याद रखेंगे कि मुर्शीद कुली खां 1700 से 1713 तक दीवान रहे और 13 से 27 तक सूबेदार रहे। अब जब बंगाल के पहले सूबेदार बने, इनके बाद शुजाउद्दीन बने। शुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी तक रहे। शुजाउद्दीन के बाद सरफराज, वो बंगाल के सूबेदार बने 1739 से 1740 तक। अब क्या हुआ कि इन तीनों का नाम आप याद रखेंगे। पहले मुर्शीद कुली खां 1700 से 1727,
उसके बाद शुजाउद्दीन 1727 से 39 ईस्वी तक, और उसके बाद सरफराज 1739 से 1740 ईस्वी तक। तो सरफराज के साथ यूँ हुआ कि सरफराज के साथ एक ऐसा घटना हुआ कि उनके साथ एक व्यक्ति था अलवर्दी खां, उन्होंने सरफराज की हत्या कर दी और खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। अलवर्दी खां काफ़ी चालाक आदमी था, उसने जब बंगाल का नवाब खुद को घोषित कर दिया तो वह केंद्रीय सत्ता में अपने पद को स्थापित करने के लिए उन्होंने 2 करोड़ का नजराना भेजा केंद्रीय बादशाह को, और केंद्रीय बादशाह ने उनका नजराना एक्सेप्ट कर लिया और अलवर्दी खां को बंगाल का नवाब बना दिया। अब थोड़ा समझेंगे कि मुग़ल बादशाह में ऐसा क्या स्थिति था। दरअसल मुग़ल बादशाह जो थे, अभी का स्थिति समझिए जैसे पूरा देश होता है भारत, तो उसके हेड हैं प्राइम मिनिस्टर, और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए पूरे देश को छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड किया गया और स्टेट के हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। तो उस समय भी ऐसा ही स्थिति था, पूरे देश में जो मुग़ल बादशाह, जो मुग़लों के शासक होते थे वो हेड होते थे बादशाह, और उनका जहाँ जहाँ क्षेत्र था वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए भारत को सूबा के रूप में डिवाइड किया गया। तो बंगाल उस समय एक सूबा था और इसके हेड होते थे सूबेदार। पहले सूबेदार बने मुर्शिद कुली खां, फिर शुजाउद्दीन, फिर सरफराज, और सरफराज की हत्या करके बने कौन? अलवर्दी खां। अलवर्दी खां 1740 में बंगाल के सूबेदार बने और 1756 ईस्वी में रहे। तो कहा जाता है कि अलवर्दी खां को कोई बेटा नहीं था, उनकी 3 बेटी थी। पहली बेटी का नाम था घसीटी बेगम। ये सवाल में भी पूछा जाता है कि अलवर्दी खां की बेटी का नाम क्या था। तो पहली बेटी का नाम था घसीटी बेगम, दूसरी का नाम था मायमूना बेगम और तीसरी का नाम था अमीना बेगम। अब इसके विवाह को लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे घसीटी बेगम का विवाह कहाँ हुआ था? तो घसीटी बेगम का विवाह हुआ था ढाका पड़ता है बांग्लादेश में, और दूसरी जो मायमूना बेगम था उसका विवाह हुआ था पूर्णिया में, ये पूर्णिया बिहार में है, और तीसरी अमीना बेगम, इसका विवाह हुआ था पटना में। तो क्या है कि जब अलवर्दी खां की मृत्यु हुई 1740 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु हुई, तो इसकी मृत्यु के बाद उसकी दूसरी बेटी मायमूना बेगम और तीसरी बेटी अमीना बेगम। अब क्या है कि इनके बेटों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। मायमूना बेगम का बेटा था शौकत जंग और अमीना बेगम का बेटा था सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ अक्टूबर 1756 में। उस युद्ध को कहते हैं मनियारी का युद्ध। मनियारी के युद्ध में शौकत जंग हार गए और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अब यहीं से बंगाल की कहानी स्टार्ट होती है। अंग्रेज़ों के साथ नोकझोंक शुरू होता है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ शुरू होती है, और धीरे धीरे अंग्रेज एक के बाद एक वहाँ के नवाब को पराजित करते हुए और उन्होंने बंगाल के क्षेत्र पर कब्जा किया। तो सबसे पहले शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच हुए युद्ध के बारे में देखेंगे। तो शौकत जंग और सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध को कहते हैं मनियारी का युद्ध। आप इसको याद है, मनियारी का युद्ध। और ये युद्ध हुआ अक्टूबर 1756 में। इस युद्ध में शौकत जंग पराजित हुआ और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। अब क्या है कि अब आपको यहाँ से कहानी पूरा अंग्रेज़ों के साथ स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने यहाँ के नवाब को हराना शुरू किया। तो जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने वो 1756 से 57 के लिए, तो सिराजुद्दौला के समय अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों बंगाल के क्षेत्र में किलेबंदी का काम कर रहे हैं। किलेबंदी मतलब किसी क्षेत्र के आसपास किला बनाकर, दीवार बनाकर और उस क्षेत्र पर कब्जा करना। तो यही काम अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों कर रहे थे। अंग्रेज कर रहे थे वो कोलकाता के पास, हमने यहाँ पर इसको नोट कर दिया, जबकि फ्रांसीसी कर रहे थे चंद्रनगर। चंद्रनगर भी बंगाल में ही है, कोलकाता भी बंगाल में ही। तो चंद्रनगर के पास फ्रांसीसी और कोलकाता के पास अंग्रेज। सिराजुद्दौला ने दोनों को मना किया, तो इस पर फ्रांसीसी मान गए लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तो जब अंग्रेज नहीं माने तो उसके जस्ट बाद सिराजुद्दौला ने उन पर अटैक किया, और वो दिन था 20 जून 1756 को। और 20 जून 1756 को अटैक करके सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम के किले पर कब्जा कर लिया। जो किला कोलकाता में था, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, उस पर सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया। और वहाँ पर जितने भी अंग्रेज के सैनिक थे, अधिकारी थे, वो भागकर और बंगाल की खाड़ी के पास एक छोटा सा द्वीप है जिसको कहते हैं फुल्टा द्वीप, और वहीं पर जाकर वो शरण लिया उन्होंने। अंग्रेज लोगों को यहाँ से भागना पड़ा। और कहा जाता है कि इस घटना को 20 जून 1756 की घटना को ब्लैक होल की घटना के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल आप इसको समझिए, ब्लैक होल क्यों कहा जाता है। एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था हॉलवेल।
यहाँ से समझेंगे। एक अंग्रेज अधिकारी थे हॉलवेल। हॉलवेल ने कहा कि सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 की रात को एक छोटा सा कमरा जिसका साइज था 14 बाय 18 के कमरे में 140 ब्रिटिश सैनिकों को पकड़कर और उसमें बंद कर दिया। बंद करने के बाद जब सुबह दरवाज़ा खोला गया तो मात्र 23 जीवित बचे और इसी घटना को ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है, जो घटी थी 20 जून 1756 को। हालांकि इस घटना को लेकर इतिहासकारों के बीच काफ़ी मतभेद है। किसी किसी इतिहासकारों ने बताया कि ये घटना जो है रियल है और किसी किसी ने कहा कि नहीं ये फेक है। तो दरअसल हम लोग ब्लैक होल की घटना को याद रखेंगे। कई बार सवाल में भी पूछे जाते हैं कि 20 जून 1756 की घटना को किस नाम से जानते हैं, तो ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। इसके बाद अलीनगर की संधि हुई सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेज की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव। तो आगे का जो बंगाल विजय का जो भी सेशन आएगा हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।